सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मान फार्म्स पे। फ्रेंड्स, आज की जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिपीट ब्रीडिंग का। रिपीट ब्रीडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं वो इसको एक्सपीरियंस भी उन्होंने किया होगा, उनके फार्म पे ये बहुत ज़्यादा समस्या भी रही होगी कि बहुत सारी गायें बार बार रिपीट होती रहती हैं। एआई करवाते हैं, दवाई भी करवा देते हैं, उसके बाद भी जो गायें हैं वो कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रही हैं, आगे की कंसीव नहीं करती। तो जिसकी वजह से जो आपके फार्म हैं वो काफ़ी लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि फार्म का जो सक्सेसफुल होने का जो सबसे पहला रूल है फ्रेंड्स, वो है कि काफ अ ईयर प्रोग्राम। इसका मतलब जो गाय या भैंस है आपकी, वो हर साल बच्चा दे। लगभग 12 महीने में नहीं तो 13 महीने तक उसका जो काल्विंग इंटरवल है वो उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 12 से 13 महीने का पीरियड होना चाहिए। उसी के अंदर आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म चला पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आप काल्विंग इंटरवल रखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग में फ्रेंड्स हम बात करते हैं सबसे पहले कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कारण जो रिपीट ब्रीडिंग के होते हैं वो काल्विंग के टाइम पे ही हो जाते हैं स्टार्ट। जो इस टाइम आपका पशु बच्चा देता है, बच्चे को जन्म देता है, उस टाइम अगर उसको कोई भी बीमारी होती है, जैसे आरओपी है आपका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब कि जेर फंसने की बीमारी, जिसमें पशु 24 घंटे के अंदर जेर नहीं डालता है। या फिर आपका दूसरा कारण है डिस्टोकिया, जिसके अंदर बच्चा फंस जाता है अंदर, और उसको फिर डॉक्टर की मदद आप लेते हैं, अंदर हाथ डाल के बच्चे को खींचते हैं, उसके बाद उसके काल्विंग करवाते हैं। तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं, आपका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर ना गिरना, और डिस्टोकिया, बच्चे का फंसना, इसकी वजह से आपके जो पशु है उसके अंदर जो उसकी बच्चेदानी है, जो उसका यूट्रस है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये आपकी रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम उसके ब्याज से, अगले ही ब्याज से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप जब भी आप देखते हो कि अगर आपके फार्म पे काल्विंग हो रही है, तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका पशु है उसको नेचुरल काल्विंग करवाई जाए। उसको आप देखो, आप जल्दी उसको सपोर्ट मत दो, आप ज़्यादा जल्दी मत कोशिश करो कि आप बच्चे को खींचने लगोगे, उसकी पुलिंग करोगे। आप कुछ टाइम उसको दो ताकि वो ब्या सके, उसको अपनी तरफ से कोशिश करने दो, एकदम उसको सपोर्ट मत दो। उसके बाद अगर फिर भी वो काफ़ी देर हो जाती है, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। अगर बच्चे के आपको बाहर पैर दिख जाते हैं, फिर भी आप उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही आपको सपोर्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कैसे भी पकड़ के बाहर खींच लिया। दूसरी बात, अगर पशु की जेर फंस जाती है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, आरओपी होती है, तो आप उस जेर को स्टार्टिंग में हाथ से मत निकलवाइए। आपका जो भी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं या जो भी आपके वेटनरी आपके फार्म को अटेंड करते हैं, आप सीधा ये मत करिए कि पशु की बच्चेदानी में हाथ डलवा के आप जेर को सीधा बाहर मत निकलवाइए। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जिसकी वजह से आपको रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है वो नहीं होगी। कम से कम आपको इस कारण की वजह से तो नहीं होगी। आपको उसके अंदर क्या करना है, जैसे पशु की काल्विंग हुई है और उसने जेर नहीं डाली है, तो सबसे पहले आपको या तो वेटमेट इंजेक्शन का यूज़ करना है या फिर लूटालाइज इंजेक्शन का, कोई भी इस तरह का एक इंजेक्शन आपको यूज़ करना है। साथ में आपको उसके एंटीबायोटिक देना है, जो कि आपका सेफ्टिफुर सोडियम सॉल्ट का है, 1 ग्राम का आप दे सकते हो। और इसके साथ ही आपको उसकी सोजिश, जो स्वेलिंग है और दर्द है,
उसको कम करने के लिए भी एक इंजेक्शन देना है, जिसमें आप मैग्लूडाइन या उस तरह का कोई भी एक इंजेक्शन दे सकते हो। और इसी के साथ आपको उसका जो यूट्रीन का जो पाथ है, जो उसका बच्चेदानी है, उसमें आयु दवाई भी रखनी है, जो कि आप रख सकते हो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर आप सिंपल जो बीटाडीन होती है, पोविडोन बीटाडीन की जो सॉल्यूशन होता है, आप उसको भी बच्चेदानी में रखवा सकते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है आपका एंटीबायोटिक का और स्वेलिंग वाली दवाई का और वेटमेट या ल्यूटालाइज का, ये आपको पूरा प्रोसेस कम से भी कम 3 से 5 दिन करना है। अगर आप 5 दिन ये कोर्स कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है। इतने टाइम में जो वो गाय हैं वो जेर भी अपने आप डाल देगी, क्योंकि इन्फेक्शन होने का कब पता लगता है, जनरली जैसे गाय कई बार ब्याती है, अगर उसके अंदर कोई जेर का टुकड़ा रह गया है या उसके अंदर इन्फेक्शन बन चुका है, तो आपको आप देखोगे 3-4 दिन के बाद आपको जो गाय का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ से उसका आप एआई वगैरह कराते हैं, मल मूत्र का जो मार्ग है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ से स्मेल भी आने लगेगी, बदबू आएगी आपको, और वहाँ पे काफ़ी सारी मक्खियाँ मच्छर भिनकने लग जाते हैं, जिससे भी आपको आइडिया लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसके बच्चेदानी में गड़बड़ है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसा पशु जनरली रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम को आगे जाके आपके बढ़ा सकता है, अगर आप इसका टाइम पे इलाज नहीं करोगे। इसके अलावा जिस भी चीज़ से आप यूज़ करवाते हो, जो भी डॉक्टर आपके पास आता है, जो भी वो एआई गन यूज़ करता है, ग्लव यूज़ करता है, वो सारे प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए। किसी भी तरीके से उसके माध्यम से जो आपकी गाय हैं उसके अंदर गंदगी नहीं जानी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर को बोलें कि हर बार वो नए ग्लव का यूज़ करे, और एआई गन को भी प्रॉपर स्टरलाइज करके ही आपके फार्म पे एआई करे, या फिर इंटरयूट्राइन जो वो मेडिसिन रखता है, दवाइयाँ रखता है, वो प्रॉपर अपनी गन को स्टरलाइज करके ही रखे। इसके अलावा अब बात करते हैं रिपीट ब्रीडिंग और किन कारणों से हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है रिपीट ब्रीडिंग का, वो होता है आपका जो मिनरल या विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं, वैसे तो अगर आप प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दे रहे हो उसके अंदर आपके सारे मिनरल विटामिन कवर हो जाते हैं, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का मिनरल मिक्सचर अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आती है तो कौन से ऐसे मिनरल या विटामिन हैं जो फर्टिलिटी, कंसेप्शन, एनेस्ट्रस, अर्ली एम्ब्रॉय डेथ, ये जितने भी कारण हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं आपके आयोडीन, कॉपर, मैंगनीज़ और विटामिन ए। आपको ये चारों के चारों विटामिन और मिनरल, इनकी कमी अपने फार्म पे जो आपके पशु हैं उनमें कभी नहीं होने देना, जिसकी वजह से ये चारों में से जब भी डेफिशिएंसी होती है उससे भी आपके फार्म पे कंसेप्शन कम होती है और रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है इसके अंदर आयोडीन। आयोडीन की जब भी डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो फार्म है उसमें साइलेंट हीट की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि पशु कब हीट में आके चला गया। इसके अलावा आपने कॉपर की बिल्कुल डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है। और जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर आपके फार्म पे मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी है तो अर्ली एम्ब्रॉयड डेथ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे आपने एआई कराई, उसका एम्ब्रॉय बना 7-8 दिन में, उसकी डेथ हो जाती है, वो पूरा बच्चा डेवलप ही नहीं हो पाता है और पशु फिर से आपका 21 दिन के बाद हीट में आ जाता है। वो कंसीव तो करता है लेकिन 7-8 दिन का जो एम्ब्रॉय बना होता है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ये मैंगनीज़ की कमी की वजह से होती है। और इसके अलावा विटामिन ए, तो जब भी आपके फार्म पे काल्विंग हो रही है, उसके बाद जब आपके पशु मिल्किंग में आ जाते हैं
तो आप कोशिश करें उनको आयोडीन और कॉपर के जो इंजेक्शन है वो अलग से दें बीच बीच में, जिसकी वजह से उनको जब उनका 60 दिन के बाद एआई करवाने का टाइम आएगा तो उनको ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन फार्मों पे ग्रीन चलता है, जनरली हरा चारा चलता है, वहाँ पर विटामिन्स की जनरली डेफिशिएंसी नहीं आती है, क्योंकि ग्रीन में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में वैसे ही अवेलेबल होता है। और कॉपर और आयोडीन आप अलग से इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी का आप ट्रेस मिनरल विटामिन कॉन्टीन्यूसली यूज़ कीजिए। जैसे ही आपकी, अगर आप कॉन्टीन्यूसली 12 महीने नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को, तो काल्विंग के बाद एटलीस्ट 70-80 दिन उसको लगातार खिलाइए, जिससे कि आपको जब उसका एआई करने का टाइम आएगा तो आपकी मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो कंसेप्शन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं और रिपीट ब्रीडिंग के हमें क्या ध्यान रखना है। जिस टाइम हम एआई करवाते हैं उस टाइम आप डॉक्टर का सीमन यूज़ करते हैं या अपना कंटेनर रखते हैं, जो आपका सीमन स्ट्रॉ है उसकी प्रॉपर थॉइंग करनी है। प्रॉपर थॉइंग से मतलब ये है कि उसको आपने सीमन कंटेनर से निकाल के 37 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखना है। उसमें 5-10 सेकंड के बाद प्रॉपर थॉइंग करनी है। उसके बाद ही उसको एआई गन में प्रॉपर कटर से काट के सीधी डायरेक्शन में, उसके बाद ही एआई गन में उसको लोड करना है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एआई गन है, ग्लव्स आप हर बार नया यूज़ करो, और जो एआई गन है वो भी हर बार डॉक्टर से बोलो स्टरलाइज करे, क्योंकि कई बार एक फार्म की प्रॉब्लम, जो कि डॉक्टर्स कई बार कॉमन होते हैं, वो एक फार्म को विज़िट करते हैं फिर दूसरे फार्म को विज़िट करते हैं, तो वो सेम गन यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक फार्म की जो बीमारी है वो दूसरे फार्म पे भी जा सकती है बहुत ही आसानी से। तो ये फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एआई के टाइम पे भी। और काल्विंग के बाद मैंने बताया है अच्छा मिनरल मिक्सचर देना है, और साथ में कॉपर, आयोडीन और मैंगनीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पशु के डाइट में। इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो काफ़ी देसी नुस्खे भी करते हैं और वो बहुत कामयाब भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंटीबायोटिक ही देने हैं या फिर आपको अच्छे मिनरल मिक्सचर हैं, वो तो आप करोगे ही करोगे। उसके अलावा कई बार बहुत सारे फार्मों पे हमने देखा है कि जो देसी इलाज होते हैं वो भी बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हर एरिया में, इंडिया में काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छे एंटीबायोटिक या अच्छे मिनरल मिक्सचर नहीं मिलते। वो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, जो आप गुड़ ले सकते हो, गुड़ के अंदर आप 3 चीज़ों को मिलाइए, तिल का तेल, तारा मीरा और एलोवेरा। ये तीनों चीज़ें मिला के भी आप अपने पशु को रेगुलरली दे सकते हैं जिस टाइम काल्विंग के बाद। तो फिर आपका जो पशु है वो अच्छी हीट में आएगा, क्योंकि इसके अंदर तारा मीरा भी काफ़ी गर्म होता है, गुड़ भी, और जो तिल होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन और पोषक तत्व होते हैं। और तिल आपका काफ़ी हद तक, जो तिल के पत्ते होते हैं और जो तिल का बीज भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन को मारने में भी कारगर साबित होता है। एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करता है वो। तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। जिन फ्रेंड्स को अच्छे एंटीबायोटिक अच्छी कंपनियों के वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में हैं, तो वो ये वाले अपना देसी नुस्खा भी आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको बताया है काफ़ी रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। आप कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो, कौन से मिनरल विटामिन्स का ध्यान रखना है, तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी हमने बताई है। इसके बाद भी अगर आपके पशु लगा लो कि हीट में नहीं आ रहे हैं या रिपीट ब्रीडिंग अभी भी हो रही है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आप लैब टेस्टिंग भी करवा सकते हो। जैसे हम मिल्क का टेस्ट करवाते हैं, कल्चर टेस्ट कि मास्टाइटिस किस तरह का है, उस पर कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ होगा, तो यही जो सेम प्रोसीजर है आप अपने पशु का डिस्चार्ज लेके भी जा सकते हो लैब टेस्टिंग के लिए। जिससे कि कई बार, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है कि
डिस्चार्ज भी बिल्कुल साफ़ है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं लग रहा है, कोई डिस्चार्ज में पस वगैरह भी नहीं है, और पशु हर बार रेगुलरली 21 दिन में हीट में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा है, बार बार फिर भी रिपीट हो रहा है, फिर उसका जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो लैब टेस्ट से आपको पता लग सकता है। आप उसका डिस्चार्ज लेकर लैब में जा सकते हो, जिससे कि वो एग्जैक्ट एंटीबायोटिक और एग्जैक्ट दवाई बता पाएंगे आपको लैब वाले कि ये प्रॉब्लम है पशु के बच्चेदानी में, तो आप ये दवाई यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपको जो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है फिर आगे जाके वो ख़त्म हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है, अगर इससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो एक और स्टेप बचता है, वो है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस अपने आप में हम आपको डिटेल उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हार्मोन्स का यूज़ करके पशुओं की सिंक्रोनाइजेशन के तहत एआई कराई जाती है। उसके बारे में भी हम आपको कौन कौन सा उसमें प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो कंप्लीट डिटेल्स देंगे। फ़िलहाल फ्रेंड्स, आज की रिपीट ब्रीडिंग की वीडियो में इतना ही। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।